Hello everyone, welcome to the channel, and in this video we will start lesson number 2, Management Classical School of Thought. So let's start our class. Introduction means परिचय. There are 3 phases in which the journey of management is classified. 3 phases पाए जाते हैं जिनके बेस पर मैनेजमेंट की जो जर्नी है उसे क्लासिफाइड किया जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट और अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. इसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट या फिर अप्रोचेस टू मैनेजमेंट के लिए अप्रोचेस भी कहा जाता है. The 3 schools of thoughts are क्लासिकल अप्रोच, नियोक्लासिकल, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. इस अप्रोच के 2 अलग अलग नेम है, दोनों का मतलब सेम ही माना जाएगा इस अप्रोचेस का. थर्ड इज मॉडर्न अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्लासिकल अप्रोच. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर इसे ट्रेडिशनल या फिर कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी, तो इसे ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है मैनेजमेंट के अंदर. एंड emerged एट द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला था उस टाइम पर ये जो अप्रोचेस है वो उभरा था. उभरा का सिंपल तरीके से मीनिंग होता है कि मैनेजमेंट के अंदर आया था, लोगों को पता चला था, इसका यूजेस करना जो है वो स्टार्ट हो गया था. द अप्रोचेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, और इस अप्रोचेस के कुछ विशेषताएं पाए जाते हैं जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो औपचारिक तरीके से फॉर्मल रूप से काम करता है. वहाँ पर जो काम करने वाले पर्सन है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पूरा स्ट्रक्चर मतलब कि पूरा व्यवस्थित तरीके से रहता है. पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्लोज पाया जाता है. हायरार्की है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है और जो काम करने का जो तरीका है वो मैकेनिस्टिक तरीके से किया जाता है. और इस तरीके से काफ़ी सारी विशेषताएं हैं क्लासिकल अप्रोचेस के. द क्लासिकल थिंकर्स इंक्लूड वर्क ऑफ, और इसके अंदर कुछ क्लासिकल थिंकर्स थे, कुछ पर्सन थे जिन्होंने अपने अपने वर्क को यहाँ पर इंक्लूड किया था. सबसे पहले है F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, लूथर गलिक, लिंडल उर्विक, जेम्स डी मुने एंड अदर्स. और इस तरीके से काफ़ी सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, मतलब कि अपना अपना योगदान दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट के अंदर. लेकिन यहाँ पर हम मेनली जो है 3 जो यहाँ पर पर्सन हैं उनके योगदान को सबसे ज़्यादा मेन मानते हैं. दैट इज़ F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर. तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सभी के बारे में. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच. F.W. टेलर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वैज्ञानिक प्रबंध के पिता के रूप में F.W. टेलर को माना जाता है. ही पब्लिश्ड अ बुक इन 1911, और 1911 में उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया था जिसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेनिड हाउ वर्क इफ मैनेज साइंटिफिकली कैन लीड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. और उन्होंने साथ में ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से वर्क किया जाएगा, मतलब कि अगर मैनेज किया जाएगा साइंटिफिकली तरीके से तो वो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है, मतलब कि इम्प्रूव किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी में अगर काम को साइंटिफिकली तरीके से मैनेज किया जाए. तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था F.W. टेलर ने. और साथ ही उन्होंने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट के काफ़ी सारे टेक्निक और प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था. फर्स्ट है साइंस नोट रूल ऑफ थंब, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिवीजन ऑफ लेबर, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेंटल रेवोल्यूशन. तो सबसे पहले है साइंस नोट रूल ऑफ थंब. टेलर स्टेटेड दैट दीज रूल ऑफ थंब नीड्स टू बी रिप्लेस्ड थ्रू साइंटिफिक थिंकिंग एंड डूइंग. उन्होंने इस चीज़ को बताया था टेलर ने कि ये जो रूल है जो इसे साइंटिफिक थिंकिंग मतलब कि वैज्ञानिक सोच और डूइंग कार्य के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब रिप्लेस की यहाँ पर नीड है. और उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जो हमारे गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के काफ़ी सारे वेज रहते हैं, काफ़ी सारे तरीके रहते हैं, लेकिन हमेशा जो बेस्ट वे होता है उसको फाइंड आउट करना चाहिए. और फाइंड आउट कैसे करेंगे, जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक्सपेरिमेंटेशन की यहाँ पर नीड है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और एक्सप्लोर करते करते जो बेस्ट वे है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है. तो टेलर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था. साथ ही जो टेलर थे उन्होंने काफ़ी सारे स्टडी किया था, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो स्टडी किया, तो उन्होंने जो भी पता लगाया उसे हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं. तो वो जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का उसे अब एक्सप्लेन करेंगे. तो काफ़ी सारे इस तरीके से उनके स्टडी है, तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट है मेथड स्टडी. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है लिस्टिंग डाउन. लिस्टिंग डाउन का मतलब होता है सूचीबद्ध करना. अब इसको और डीपली डिस्कस करते हैं. उन्होंने बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जैसे कि हम 1 बाय 1 टेक्निक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टेक्निक है मेथड स्टडी. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं लिस्टिंग डाउन को, सूचीबद्ध करना.
और यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं हम बेस्ट मेथड को। बेस्ट मेथड को पता लगाने के लिए या फिर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिस्टिंग डाउन करते हैं वन बाय वन जो भी हमारे पास में मेथड रहते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अपने कॉस्ट के हिसाब से, अपने आउटपुट के हिसाब से हम क्या करते हैं, सभी मेथड का पता लगाते हैं और वन बाय वन अपने अकॉर्डिंग हम उनमें से बेस्ट को फाइंड कर लेते हैं और वही कहलाता है लिस्टिंग डाउन। मतलब कि जैसे वन बाय वन पहले सभी मेथड को लिस्ट में डाल लेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमारे कॉस्ट, मतलब जितना हमने बजट बना रखा है उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग, या हमने जितना आउटपुट सोच रखा है कि एटलीस्ट इतना आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है या प्रोडक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग हम वन बाय वन सभी मेथड को लिस्टिंग डाउन करते रहते हैं। जैसे कि एक हमें लगता है कि ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं, जो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं लाइक कॉस्ट और आउटपुट के अकॉर्डिंग उसको हम टिक करके चलते हैं। वन बाय वन करते करते लास्ट में जाके हमें एक बेस्ट तरीका मिल जाता है और ये जो बेस्ट तरीका है वही होता है जिसमें कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा लिस्ट रहे और जो मैक्सिमम आउटपुट जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहे। और यही पूरा तरीका होता है लिस्टिंग डाउन करने का। और ये जो मेथड है इसको हम किस तरीके से करते हैं, चार्ट और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। Second is motion study. Under this experiment, motions of machine and worker are noted. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो मशीन है कंपनी के अंदर और जो वर्कर्स है उनके मोशंस को, मतलब कि उनकी गति को, उनके काम करने की जो स्पीड है, चाहे मशीन की मान लो चाहे वर्कर्स की, उसको यहाँ पर नोट कर लिया जाता है। वंस ऑल मोशंस आर लिस्टेड डाउन, लिस्टेड डाउन का मतलब होता है सूचीबद्ध कर लेना, नोट डाउन कर लेना, किसी कॉपी में उसको नोट कर लेना। जब सभी मोशंस को यहाँ पर नोट कर लिया जाता है मशीन और वर्कर्स के काम करने की स्पीड को, उसके बाद में उसको कैटेगराइज किया जाता है दो भागों में, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मोशन के अंदर। मतलब कि सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे कि मशीन किस स्पीड से काम कर रहे हैं, फिर हम नोट डाउन करेंगे कि वर्कर्स किस स्पीड से काम कर रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लेंगे और बाद में उसको कैटेगराइज करेंगे प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मोशन के अंदर। और ये जो करने का जो तरीका होता है, इसका जो उद्देश्य है वो ये रहता है कि टू द एलिमिनेट द टाइम एंड एनर्जी वेस्टेड इन अनप्रोडक्टिव मोशन। अनप्रोडक्टिव मोशन के अंदर कितना टाइम या फिर कितना एनर्जी वेस्ट हो गया है, इसको ही एलिमिनेट करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके थ्रू आपको मोशन स्टडी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। If printing machine is located on the second floor and the typist need to go again and again from the first floor to the second floor to get the print out। यहाँ पर बता रहे एग्जाम्पल के लिए कि अगर प्रिंटिंग मशीन को सेकंड फ्लोर पर रखा जाए, जैसे कि 1 2 3 करके काफ़ी सारे फ्लोर रहेंगे किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर प्रिंटिंग मशीन को सेकंड फ्लोर पे रखा जाए और जो टाइपिस्ट है, मतलब कि टाइप करने वाला जो पर्सन है, वो अगर फर्स्ट फ्लोर पे काम करता है और उसको बार बार प्रिंट निकलवाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना होता है प्रिंट निकलवाने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है। देन दीज अनवांटेड एक्सपेंस ऑफ टाइम एंड एनर्जी कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिलोकेटिंग द टाइपिस्ट टू द सेकंड फ्लोर। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो अनवांटेड एक्सपेंस हो रहा है टाइम और एनर्जी का, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम टाइपिस्ट को ही क्यों ना सेकंड फ्लोर पर व्यवस्थित कर दें, मतलब कि उसको ही क्यों ना अगर रिलोकेटिंग कर दिया जाए, मतलब कि उसको ही सेकंड फ्लोर पे क्यों ना व्यवस्थित कर दिया जाए, उसको वहीं पर सीट दे दिया जाए। तो इससे क्या होगा, जो बार बार वो ऊपर नीचे कर रहा है उससे जो टाइम वेस्ट हो रहा है और जो उस पर्सन की जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पर बचा सकते हैं। तो ये है पूरा मोशन स्टडी जिसमें हम मेनली बात करते हैं मोशन की, गति की, स्पीड की, कि कितना स्पीडली काम किया जा रहा है, ये कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, इन सभी का पता लगाया जाता है मोशन स्टडी के अंदर। टाइम स्टडी मीन्स समय अध्ययन। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर द आइडिया इज टू डिसाइड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। जितने भी एक्टिविटीज़ को किया जाता है उसको करने में जो समापन का जो टाइम है उसके बेस पर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम को, कि एक जो स्टैंडर्ड टाइम है काम को कंप्लीट करने का वो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आइडिया लगाया जाता है, डिसाइड किया जाता है। और वो किसके बेस पर किया जाता है, एक एवरेज टाइम के बेस पर किया जाता है। और एवरेज टाइम जो है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, टेकन बाय वर्कर्स फॉर द सेम टास्क इन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वर्कर्स को सेम टास्क को करने के लिए कितना टाइम लगता है, वहाँ से एवरेज टाइम को फाइंड आउट किया जाता है और एवरेज टाइम के बेस पर ही स्टैंडर्ड टाइम को पता लगाया जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है स्टडी का, ये पता करना कि ऑप्टिमाइज द यूजेस ऑफ अवेलेबल वर्क हावर्स, जो उपलब्ध है वर्किंग हावर उसको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, उसको ऑप्टिमाइज ही करना इस स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है
फैटीग स्टडी मतलब कि थकान अध्ययन। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेनली हम जो वर्कर्स को जो रेस्ट मिलता है काम के दौरान, जैसे कि बार बार काम करेंगे लगातार, तो वहाँ से क्या है, वर्कर जो है वो थक जाते हैं, तो उनको बीच बीच में रेस्ट चाहिए। तो इस स्टडी के अंदर ये पता लगाया जाता है कि जब वो रेस्ट करते हैं तो उनकी ड्यूरेशन क्या रहती है, उनका टाइम कितना रहता है, कितना देर वो रेस्ट करते हैं, और फ्रिक्वेंसी मतलब कि कितने बार रेस्ट करते हैं पूरे वर्किंग आवर्स में। ये यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि इनका इंटरवल जो है रेस्ट करने का वो कितना है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, ड्यूरेशन कितना है, ये यहाँ पर पता लगाया जाता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर या फिर इस स्टडी के अंदर। और इसी के साथ में इसका जो आइडिया है या ऑब्जेक्टिव है वो ये रहता है कि आइडेंटिफाई द राइट बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्रेक्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स के काम करने की जो दक्षता या फिर जो उनकी क्षमता है वो, और जो नंबर ऑफ ब्रेक्स लेते हैं, इनके बीच में एक राइट बैलेंस बनाना जो है फैटिग स्टडी का रहता है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जब अगर ब्रेक को ही बहुत ही ज़्यादा कर दिया जाए तो वहाँ से काम जो है वो लगातार नहीं हो पाएगा, और अगर हम रेस्ट को बहुत ही ज़्यादा कम कर दें तो वहाँ से ये नुकसान है कि वर्कर जो है वो थक जाते हैं, उनकी जो क्षमता है काम करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहती है। तो दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है कि रेस्ट जो है वो कम से कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इस स्टडी के अंदर मेनली थकान का पता लगाया जाता है कि उनको रेस्ट कितना मिलना चाहिए, एक प्रॉपर रेस्टिंग का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए और कितने बार देना चाहिए, इस चीज़ का इसके अंदर स्टडी किया जाता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब इसी के साथ में टेलर इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। द टेक्निक ऑफ पेइंग डिफरेंट वेज रेटेज टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे वर्कर्स रहते हैं, कुछ वर्कर तो ऐसे रहते हैं जो कि पूरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, वहीं कुछ वर्कर्स ऐसे रहते हैं जो कि आलसी होते हैं, काम को प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तो टेलर का कहना ये है कि जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको जो वेजेस दिया जाता है, मतलब कि उनको जो भुगतान किया जाता है, जो मजदूरी दी जाती है, उनके काम के हिसाब से होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर अ डे शुड बी सेट, मतलब कि एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन का स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कर लेना चाहिए पहले से ही, वो पहले ही सेट कर लेना चाहिए। एंड द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट्स शुड बी गिव अ हायर रेट पर पीस। और इसी के साथ में कह रहे हैं कि सबसे पहले तो स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब है कि कम से कम आज के टाइम में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 पीस हो जाने चाहिए किसी भी सामान का। अब यहाँ पर उनके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि उनका कहना ये है कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए कि एक दिन में 100 पीस हो जाना चाहिए किसी भी सामान का, तो टेलर कहते हैं कि अगर कोई भी जो वर्कर है, अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट को एक दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया कि हर एक वर्कर को 100 पीस पूरे करने हैं, अगर कोई भी वर्कर अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को कंप्लीट कर लेता है तो उनको हायर रेट से, मतलब कि जो एक डिसाइड किया जाता है हायर रेट पर पीस, उसके हिसाब से पैसा देना चाहिए। और जो वर्कर है जो कि प्रोड्यूस करते हैं लेस देन द आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट जो डिसाइड किया गया है, अगर उससे कम करते हैं, जैसे कि 100 से कम करते हैं वो पीस का निर्माण या प्रोडक्शन, तो उनको लोअर रेट से जो पैसा है वो अमाउंट पे करना चाहिए। इट कैन बी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल, और इसके साथ ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट जो है एक दिन का 100 डिसाइड कर दिया, जैसे मैंने भी आपको यही एग्जांपल बताया था, 100 डिसाइड कर दिया। एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम हमने रख दिया वर्कर ए, वो दिन में जो है प्रोडक्शन वो है 80 यूनिट का करता है, और जो वर्कर बी है वो एक दिन के अंदर 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो टेलर का क्या कहना है, टेलर के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, जो वर्कर ए है वो इनएफिशिएंट है, मतलब वो जो उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन वही वर्कर बी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है, काफ़ी ज़्यादा दक्षता है, क्षमता उसके अंदर। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो वर्कर ए है उनको पे करना चाहिए 20 रुपये के पर पीस के हिसाब से, लेकिन वर्कर बी जो है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेहनती है, तो उसको 30 रुपये पर पीस के हिसाब से जो पैसे है, अमाउंट है, वो पे करना चाहिए। मतलब जो स्टैंडर्ड आउटपुट को कंप्लीट करते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट देना चाहिए, ज़्यादा पीस के हिसाब से पैसा देना चाहिए, और जो वर्कर पूरे आउटपुट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट को, तो उनको कम पीस के हिसाब से अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा। तो ये टेलर का कहना है। इससे क्या होगा कि मोटिवेशन बढ़ेगा, हर एक जो पर्सन है, हर एक जो एम्प्लॉयज़ है, वो ये चाहेगा कि मैं अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को कंप्लीट कर लूँ, जिससे मुझे हायर से हायर अमाउंट जो है वो मिलेगा। क्योंकि अगर वो अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को नहीं कर पाएगा तो उसको अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा। तो इससे क्या हो जाता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि किसी भी जॉब प्लेस पे पर्सन पैसे के लिए ही जाते हैं, अमाउंट के लिए ही जाते हैं, क्योंकि अगर वो वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं तो वो तो यही चाहेंगे ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो इस वजह से इस चीज़ को रखा जाता है, ऐसा टेलर का कहना है। अब आगे डिस्कस करते हैं।
और इसी के साथ ही इसको वन ऑफ द पॉपुलर साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक माना जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिवीजन ऑफ लेबर। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है उनमें से डिवीजन ऑफ लेबर को सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। इसी के साथ में टेलर ने एक्सप्लेन किया है कि काम जो है अगर किसी सिंगल पर्सन को दे दिया जाए तो वो जो काम है उस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है और साथ ही उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है उस काम को कंप्लीट करने में। बट अगर हम उसी काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाए स्मॉलर टास्क में और उस सभी टास्क को जो है ऐसे पर्सन को दिया जाए जो उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो काम जल्दी होगा और दूसरा काम जो है काफ़ी प्रॉपर तरीके से, काफ़ी बेहतर तरीके से कंप्लीट मिलेगा। और इसी के साथ में जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल के वर्कर्स है दोनों के बीच में जो रास्ता है, जो बात करने का तरीका है, पूरा जो है वो क्लियरली होना चाहिए। इससे जो है बिजनेस के अंदर काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट है, इनको फिर दो भागों में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज है। प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन आएंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्ट्रक्टर। और प्लानिंग इंचार्ज में आएंगे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। और सबसे नीचे देखोगे आप वर्कर्स, जो काम करने वाले कर्मचारी है, एम्प्लॉयर है, जो कि सबसे निम्न लेवल पे काम करते हैं। अब वन बाय वन इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो जितना भी आपने अभी डायग्राम में देखा है इनमें आप देखोगे कि 8 बॉसेस जो है वो ऑर्डर देते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं जो फैक्ट्री लेवल के वर्कर्स है। मतलब कि जो यहाँ पर देखोगे आप डायग्राम में, ये जो वर्कर्स है सबसे नीचे काम कर रहे हैं और इनको ये चारों जो है ऑर्डर दे सकते हैं, किसी भी तरीके से इंस्ट्रक्शन इनको दे सकते हैं। तो इनके ऊपर कितने बॉस हो जाएंगे, 8 बॉस हो जाएंगे। तो वन बाय वन सभी के काम को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सबका क्या क्या काम रहता है। तो फर्स्ट है रूट क्लर्क। अब रूट का मतलब क्या हो गया, एक रास्ता। अब कहीं भी अगर हमें जाना होता है तो एक प्रॉपर रास्ते से जाते हैं और जहाँ पे भी हमें पहुँचना होता है हम पहुँच जाते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी हर एक काम के लिए एक रूट बनाया जाता है, एक रास्ता तैयार किया जाता है। मतलब कि एक प्लानिंग रखी जाती है जिसके थ्रू ही काम को कंप्लीट किया जाता है, कि पता चल जाता है कि अगर हम इस तरीके से काम को करेंगे तो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर देखो बात करेंगे, ही स्पेसिफाइज द कोर्स ऑफ एक्शन टू प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का जो काम है वो किस तरीके से स्पेसिफाइज किया जाता है, रूट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को लेके एक रूट तैयार किया जाता है जिसके थ्रू जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट किया जाता है। इसी के साथ में बिल्कुल जो एक्टिविटीज़ जितने भी अंडरटेकन किए जाते हैं, मतलब जितने भी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है उन सभी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में किया जाता है। जिस भी काम को हमें परफॉर्म करना होता है तो वो क्या है कि अगर उनको सीक्वेंस में करेंगे एक्टिविटीज़ को, या हम एक प्रॉपर रास्ते से चलेंगे, रूट से चलेंगे, तो हमारा जो काम है काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। तो रूट क्लर्क का जो काम है वो मेनली यही है कि जो प्रोडक्शन का काम है, ये दूसरे काम है, उनको एक रूट तैयार करना, एक रास्ता देना जिसके थ्रू प्रोडक्शन का काम या दूसरे भी अगर काम है तो उसको कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन नाम से आपको पता चलेगा कि ही प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड फॉर स्मूथ ऑपरेशन। कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑपरेशनिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, प्रोडक्शन का काम है, इन सभी का मतलब सेम ही रहता है लगभग। तो इनका काम जो है वो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड किया जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन, जैसे 1 बाय 1, 1 2 3 करके काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हीं को बोलते हैं हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उनको फॉलो किया जाएगा जिससे जितने भी ऑपरेशन किए जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज टाइम एंड कॉस्ट। यहाँ पर देखो नाम से आपको पता चलेगा टाइम और कॉस्ट को लेके बात करेंगे। As the name clearly indicates, they are the one in charge of specifying the standard for time, starting and completing time, and cost minimum and maximum cost for each job. ये जो क्लर्क होते हैं टाइम एंड कॉस्ट के, इनका मेनली काम क्या रहता है, एक तरीके से ये स्पेसिफाइंग करते हैं स्टैंडर्ड लेके, चाहे वो टाइम को लेके करे तो टाइम को लेके जब स्टैंडर्ड बनाएंगे तो देखेंगे स्टार्टिंग और कंप्लीटिंग टाइम क्या है किसी भी काम का, और जब कॉस्ट को लेकर रखेंगे स्टैंडर्ड तो वहाँ पर देखेंगे कि मिनिमम कम से कम कितना आ रहा और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कितना आ रहा प्रत्येक जॉब के लिए, फॉर ईच जॉब। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का यही काम रहता है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनेरियन। अब जैसे नाम से पता चलेगा डिसिप्लिन में एक तरीके से, ही इज़ द वन टू एंश्योर दैट वर्क इज़ बीइंग डन इन अ सिंसियर एंड डिसिप्लिन्ड वे। इनका जो काम रहता है ये श्योर करना रहता है कि जितने भी काम किए जाएंगे वो बिल्कुल सिंसियर वे में किया जाएगा, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से किया जाएगा
और साथ ही ये रिस्पॉन्सिबल भी रहते हैं इस चीज़ के लिए कि काम जितने भी एक्टिविटीज़ किए जा रहे हैं उनके बीच में समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इनका मेनली यही काम रहता है। अब हम बात करेंगे स्पीड बॉस का क्या काम रहता है। ही इज़ द वन, मतलब कि ये ऐसे होते हैं, वन टू एंश्योर दैट वर्क इज़ डन एज पर द शेड्यूल, कि इनका जो ये काम रहता है कि जो वर्क है वो डन किया जाएगा, जो भी उन्होंने शेड्यूल को तैयार किया था, जिस भी तरीके से उन्होंने अपना पूरा बनाया था, काम जो है बिल्कुल उसी वे में होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए। इस चीज़ को एंश्योर करना ही स्पीड बॉस का काम रहता है। नेक्स्ट है गैंग बॉस। ही इज़ द वन, अब ये ऐसे पर्सन होते हैं हु कीप्स टूल्स एंड मशीन्स रेडी फॉर यूज़ फॉर वर्कर्स। इनका मेनली काम ये रहता है कि जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, उनको काम करने के दौरान, मतलब कि ड्यूरिंग वर्क जो जो उनको मशीन चाहिए, मतलब जिन भी मशीन की उनको नीड है, जिन भी टूल्स की नीड है, उन सभी को प्रोवाइड करना जो गैंग बॉस का मेनली काम रहता है, और इस चीज़ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब यहाँ पे देखो कंपनी के अंदर कितने सारे काम रहते हैं और सभी काम को कैसे कंप्लीट किया जाएगा। हर एक काम के लिए कोई ना कोई पर्सन तो होना चाहिए। ये जो पर्सन है ये सिंगल पर्सन भी हो सकता है और 2-3 पर्सन का यहाँ पर ग्रुप भी हो सकता है। डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, कितना बड़ा बिजनेस है, ये कितना छोटा सा फर्म है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा सा कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पर एक सिंगल पर्सन भी इस तरीके से काम को कर सकता है, और ज़्यादा ही छोटा है तो आप देखोगे हर एक काम को किसी एक पर्सन के द्वारा भी कंप्लीट कर लिया जाता है। बट यहाँ पर हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं तो हमें हर एक के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद में है रिपेयर बॉस। ही एंश्योर दैट मशीन्स आर वर्किंग फाइन एंड करेक्ट एनी ब्रेकेज और डिफेक्ट दैट मे अराइज। इनका काम क्या रहता है, इस चीज़ को श्योर करना कि जो वर्किंग है, मतलब जो वर्क है जो मशीन के द्वारा किया जा रहा है वो फाइन वे में, मतलब कि अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, करेक्ट तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कोई बीच में कोई भी ब्रेकेज आ रहा है, कोई भी डिफेक्ट आ रहा है, तो उनको देखना, जांच करना, ये सारा जो काम है रिपेयर का, वो इनका काम रहता है। रिपेयर बॉस का इनका मेनली यही काम रहता है कि सारे मशीन को और जितने भी वर्किंग वाले टूल्स है सभी को बार बार चेक करते रहना कि सभी काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी रुकावट है तो उसको ठीक कर देना, रिपेयर कर देना, यही काम रहता है रिपेयर बॉस का। इसके बाद में लास्ट है इंस्ट्रक्टर। ही चेक द क्वालिटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स सो प्रोड्यूस्ड। इनका काम ये रहता है कि जिस भी सामान को प्रोड्यूस किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, क्या वो क्वालिटी उनकी जो है वो सही है या नहीं है। ये जिस भी तरीके से उन्होंने स्टैंडर्ड रखा था क्वालिटी को लेके, क्या वो पूरा मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब कि जो सोच के रखा था क्या उसकी क्वालिटी वैसी है या नहीं है फाइनल प्रोडक्ट की, यही उनका पूरा काम रहता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद में है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन इज अबाउट डिजाइनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच एंड एवरी टास्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही यही है कि जितने भी काम को किए जाएंगे, जितने भी टास्क को कंप्लीट किया जाएगा, उन सभी के लिए डिज़ाइन को तैयार करना या फिर जो स्टैंडर्ड रखना, सभी डिज़ाइन को रखना, जितने भी टास्क या काम को कंप्लीट किया जाएगा। द स्टैंडर्ड कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडीज़। और ये जो स्टैंडर्ड रखा जाता है वो तब रखा जाता है जब उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे स्टडीज़ हो जाती है, तभी जाके पूरा एक स्टैंडर्ड को तैयार किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये एज अ बेंचमार्क की तरह काम करते हैं। जो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो भी हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको जब मेजर किया जाता है तो उसके बेस पर ही पूरा जो स्टैंडर्ड रखा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से बेंचमार्क होता है। इसी के साथ में जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 नाम रीड किया था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब तो आपने समझ लिया। अब है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर सेट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ईच एन इंडिविजुअल कैन बी ट्रेंड ऑन द जॉब इटसेल्फ। सिंप्लीफिकेशन का मतलब हो गया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उनको डिवाइड कर देना छोटे छोटे सिंपल सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में, मतलब कि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स टास्क को डिवाइड कर देना और उन सभी को काम को देना जो भी उस काम को करने के लिए एक तरीके से ट्रेन रहेंगे। उनको काम करने का जो पूरा तरीका है, ये काम किस तरीके से किया जाएगा, उनको आता हो पहले से, उस तरीके के पर्सन को, इंडिविजुअल्स को वो जो काम है उसको प्रोवाइड करना, देना एक तरीके से। ये पूरा मीनिंग है सिंप्लीफिकेशन का। Mental revolution. Taylor suggested that there should be harmonious relationship amongst people working in the organization. संगठन के अंदर जितने भी पीपल, जितने भी पर्सन काम करते हैं, उनके बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, ये टेलर सजेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं रखते हैं, मतलब कि आपस में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो जाना चाहिए वो एक तरीके से सही तरीके से नहीं जाता, तो वहाँ पर क्या है, कई लॉस वाले सिचुएशन आते हैं। जैसे कि स्ट्राइक का ही देख लो, अगर मान लो उनके बीच में आपस में सही संबंध नहीं है,
फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्लॉयज़ और ओनर के बीच में, तो वहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयज़ कई बार स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये इस तरीके से जब स्ट्राइक वाली सिचुएशन आती है तो ये दोनों ही साइड के पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉस वाला रहता है। तो अगर हमें इन लॉस से बचना है तो यहाँ पर हार्मोनियस रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा दोनों ही पर्सन के बीच में। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बोथ साइड के मतलब दोनों ही साइड के जो पर्सन है उन्हें अपना आउटलुक को चेंज करना पड़ेगा एक दूसरे के प्रति। बोथ साइड्स शुड हैव वन गोल इन माइंड एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसलिए दोनों ही साइड्स को क्या करना चाहिए, अपने माइंड में एक ही गोल रखना चाहिए और वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए संगठन के अंदर, एक जो गोल है वो दोनों के ही माइंड में सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने का टारगेट बना के रखना चाहिए दोनों ही साइड को। तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों मिलकर काम करेंगे। अब दोनों का मतलब यहाँ पे सिर्फ 2% नहीं है, दोनों का मतलब ये है कि जितने भी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ है वो सारे और ओनर, चाहे एक ओनर है चाहे पार्टनरशिप में चल रहा, मतलब कि ओनर और एम्प्लॉयज़ के बीच में की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप इस तरीके से होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए माइंड में और ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा, अचीव किया जाएगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ टेलर साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को लेके जो टेलर ने साइंटिफिक अप्रोचेस को एक्सप्लेन किया, उनकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ की। टेलर सजेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे जो है एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर होता है और स्टडीज़ के ऊपर होता है। मतलब कि जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे उनको लेकर उनके रिगार्डिंग पहले एक्सपेरिमेंटेशन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, देन उसको देख के समझ के ही कोई भी डिसीजन को लिया जाएगा मैनेजमेंट के अंदर। अ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट मेक इट्स यूनिवर्सल इन एक्सेप्टेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव इन इट्स रिजल्ट। तो इसी के साथ में बताते हैं कि जो साइंटिफिक अप्रोच है मैनेजमेंट के अंदर वो यूनिवर्सल तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। और इसी के साथ में अवॉइडिंग द स्कोप ऑफ ह्यूमन बाइसेस एंड प्रेजुडिस। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि दोनों के बीच में जो स्कोप है ह्यूमन के अंदर, मतलब कि जब आपस में किसी भी तरीके से कोई भी पूर्वाग्रह आ जाता है, प्रेजुडिस का मतलब होता है कि कोई भी पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई धारणा बना ली या कोई सोच बना के रख ले, उन सभी के से बचा जा सकता है, उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये पूरा टेलर सजेस्ट करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ है। सेकेंड है Taylor studied all the underlying causes inefficiencies such as complex work, overburdening a person with a lot of work and so on। टेलर में जब अभी टेलर के द्वारा जितने भी एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें हमने अभी डिस्कस किया था डिवीज़न ऑफ लेबर को लेकर, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि काम को डिवाइड कर देना चाहिए। तो एक तरीके से इसकी स्ट्रेंथ क्या बन जाती है कि जो टेलर है वो स्टडी करते हैं जितने भी कारण बनते हैं, कॉजेज़ बनते हैं इनएफिशिएंसीज के, जैसे कि कॉम्प्लेक्स वर्क को लेकर अगर हम बात करें, किसी पर्सन के ऊपर ओवरबर्डनिंग हो रहा है लॉट्स ऑफ वर्क को लेकर, तो इस तरीके से जो टेलर के प्रिंसिपल है वहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क या फिर लेबर, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें हम सभी ने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया था, मैंने आपको समझाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें काम को बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे टास्क में, और उस टास्क को उन व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है, उन वर्कर्स के द्वारा जो उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक तो कॉम्प्लेक्स वर्क वाली जैसे सिचुएशन हट जाती है, किसी एक पर्सन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। तो ये सारी जो है इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है वर्कर कुड हैव अर्न मोर वेजेस ड्यू टू द पीसमील वेज सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय टेलर। अभी हमने डिस्कस किया था टेलर क्या कहते हैं कि काम जो है वो वर्कर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव कर लेते हैं तो उन्हें हायर रेट से वेजेस मिलना चाहिए। अगर वो अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को नहीं अचीव कर पाते हैं तो उनके लोअर रेट से जो वेजेस है वो देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है या जो भी वर्कर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस को कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीस मिल दिया जाता है वेजेस सिस्टम का जो है, मतलब कि जो टेलर ने एक्सप्लेन किया है कि हायर रेट से दो, लोअर रेट से दो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है कि जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, उनको ज़्यादा वेजेस मिलेगा। एज ही लिंक्ड प्रोडक्शन डायरेक्टली विद द वेजेस सो इट सर्व द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इससे क्या है कि एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्सनल भी एक ग्रोथ होता है प्रोडक्शन को लेकर डायरेक्टली, अगर इस तरीके से हम पूरा लिंक अप करके चलते हैं तो।
मैनेजमेंट को लेकर टेलर के जो भी अप्रोचेस हैं वो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको इम्प्रूव करते हैं। किस तरीके से करते हैं, जैसे कि हम वहाँ पर देखते हैं कि हायर रेट से वेजेस मिलना चाहिए, कामों को बांट देना चाहिए। तो ये सारे क्या है, जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर, वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है। उससे क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है और जो लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं उनके बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहता है। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेंथ बन जाता है टेलर के अप्रोचेस को लेकर। अब हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स ऑफ टेलर साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। फर्स्ट है, टेलर रिप्लेस्ड द रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक थिंकिंग बट इट मेड द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेरी कॉम्प्लेक्स। स्टार्टिंग में हमने बात किया था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वहाँ पर यहाँ टेलर के उसको लेकर कह रहे हैं कि जो टेलर ने इस चीज़ को रिप्लेस किया है रूल ऑफ थंब को लेकर, कि वो ये कहते हैं कि रूल ऑफ थंब की जगह जो है साइंटिफिक थिंकिंग को अप्लाई करना चाहिए, इस चीज़ को रिप्लेस करना चाहिए। तो ये जो रिप्लेसमेंट का काम है या उनका जो सजेशन है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग है उसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है, जहाँ पर लॉट्स ऑफ टाइम और एनर्जी जो वेस्ट हो जाता है एक्सपेरिमेंटेशन को लेकर या फिर स्टडीज़ को लेकर। उनका कहना मतलब ये है डीमेरिट्स के अंदर कि अगर हम इतने सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतने सारे स्टडीज़ करेंगे, तो वो लॉट्स ऑफ टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने का तरीका है। तो ये एक तरीके से इसका डीमेरिट्स बन जाता है। नेक्स्ट है द टेलर अप्रोच प्रमोट रिजिडिटी इन वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टेलर के अप्रोचेज है वो काफ़ी ज़्यादा कठोरता से प्रमोट करने को कठोरता से उसका पालन करने को प्रमोट करते हैं। मतलब कि टेलर के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कठोरता से करना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोसीजर का एम्फेसिस किया गया है और उस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है जो कि सही नहीं है। तो इस तरीके से डीमेरिट्स बन जाता है। इसी के साथ में ट्रीटेड द ऑर्गेनाइजेशनल एज अ क्लोज सिस्टम, और टेलर के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसको एक क्लोज सिस्टम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि उनके हिसाब से मतलब उनके अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो बाहरी वातावरण है उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो इस तरीके से डीमेरिट्स बन जाता है, क्योंकि इनके तो प्रभाव पड़ते हैं। जब हम इन्वायरमेंट को लेकर डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट को लेकर, तो वहाँ पर 2 टाइप्स के हो जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और काफ़ी ज़्यादा डीपली डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को इफेक्टेड करते हैं। बाहरी आंतरिक इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, बट टेलर के अकॉर्डिंग ऐसा कहना है कि जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो क्लोज है और वहाँ पर बाहरी वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इस वजह से ये जो पॉइंट है, ये अप्रोचेज जो है वो एक तरीके से डीमेरिट्स बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स मानव संसाधन के इंपॉर्टेंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू टेलर अप्रोच ही ट्रीटेड दैम एज मशीन्स, वो बिल्कुल जो ह्यूमन रिसोर्सेज है या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मशीन की तरह मानते हैं और इग्नोर करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स को, लाइक उनके इमोशन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इस तरीके से चीज़ों को जो फैक्टर्स है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हम मशीन तो नहीं है, सभी में इमोशन है, फीलिंग है। तो इस तरीके से टेलर के द्वारा इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। लेकिन ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे जो है अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को, बट ये पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है टेलर के अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से ये एक डिमेरिट्स बन जाता है। नेक्स्ट है टेलर अप्रोच टू मैनेजमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कॉम्पिटिशन। जो टेलर के अप्रोच है मैनेजमेंट के अंदर, वो पूरी तरीके से वर्ल्ड में जो वैश्वीकरण या फिर प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसको एप्लीकेबल मतलब कि अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा माना जाता है। और अगर किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से एप्लीकेबल ना माना जा सके तो वो उसकी कमी बन जाती है। तो इस वजह से ये भी पॉइंट एक डीमेरिट्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पर जितने भी डीमेरिट्स हमने डिस्कस किया है ये सारे जो है टेलर अप्रोचेस के कुछ कमियां हैं, बट इनके बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि टेलर के जो अप्रोचेस है या प्रिंसिपल्स है वो लेस इंपॉर्टेंट है। उनके जो अप्रोचेस है, प्रिंसिपल है, टेक्निक, जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो सारे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट के अंदर उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत छोटी मोटी डीमेरिट्स है, मतलब कि कमियां हैं, बट इसको इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज टेलर के अप्रोचेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल द फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब ये जो मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट है इनके पिता के रूप में हेनरी फ्योल को माना जाता है। पिता के रूप में मानने का मतलब ये है कि इन्होंने इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया था, तो जिनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया उनको एज अ फादर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से जो साइंटिफिक मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है
इसमें हेनरी फ्योल को उनके पिता के रूप में माना जाता है। वो वहाँ पर फ्रेंच में एक कोयल माइन था, वहाँ पर वो इंजीनियर के रूप में वर्क करते थे। मतलब कि एक छोटे से इंजीनियर होकर उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया या फिर एक्सप्लेन किया इस तरीके से। तो वो जो मैनेजमेंट के अंदर जो उन्होंने प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है। आपने 11th-12th में भी इसके बारे में ज़रूर से पढ़ा होगा। अब उसी चीज़ को हम और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे। 14 प्रिंसिपल्स है, सभी को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। फ्योल सजेस्ट दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द वर्कर्स। फ्योल सजेस्ट करते हैं या उनका कहना है जो काम है वो जितने भी वर्कर्स हैं कंपनी के अंदर, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी में डिवाइड कर देना चाहिए। इट लीड्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल। इससे क्या होगा कि जो जितने भी काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, उन सभी के स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी अगर हम उसको डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं तो। Second is authority and responsibility. Authority means having the power to give orders, to take decision required for the performance of the job. यहाँ पर बता रहे हैं कि अथॉरिटी मतलब कि अधिकार का मतलब क्या है कि एक ऐसा पावर किसी पर्सन को देना, किसी ग्रुप को देना, जिसके बेस पर उनके पास में डिसीज़न लेने की एक परफॉर्मेंस आ जाएगा। मतलब कि वो डिसीज़न ले पाएंगे, उनके पास में एक अधिकार आ जाएगा, एक पावर आ जाएगा, उसी को बोलते हैं हम अथॉरिटी। लेकिन अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो यहाँ पर इसके अंदर लाया जाता है अकाउंटेबिलिटी को। और इनके प्रिंसिपल के हिसाब से आप फ्योल क्या कहते हैं, जैसे कि पहले तो हमने ये देख लिया अथॉरिटी का मीनिंग क्या है, फिर हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है। Under this principle, Fiore suggested that proper authority should be given to the management to get the work done from their subordinates. मतलब कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्योर सजेस्ट करते हैं कि जो अथॉरिटी है, एक प्रॉपर अथॉरिटी जो है मैनेजमेंट के अंदर देना चाहिए, जो भी काम जो है उनके अधीनस्थ के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स का मतलब होता है जैसे कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अंदर जितने भी पर्सन काम करते हैं, तो जो मिडिल लेवल के और जो सबसे नीचे काम करने वाले पर्सन होते हैं वो कहलाते हैं सबॉर्डिनेट्स। मतलब कि उनके अधीनस्थ है, वो उनके नीचे काम करने वाले काम है, उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है फ्योल के अकॉर्डिंग कि जो अथॉरिटी है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल फॉर सच वर्क डन अंडर देयर सुपरविजन और डायरेक्शन। जिससे क्या होगा, साथ में उनको इस तरीके से दायित्व भी प्रदान करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी है, जिससे अगर काम में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी गलत हो जाता है, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा काम जो है कौन इसका जवाब देगा, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, क्योंकि वो जो काम है उस पर्सन के अंडर में ही किया जाएगा, उसके सुपरविजन में ही किया जाएगा। तो पता रहेगा कि ये काम इस व्यक्ति को दिया गया था, अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी दिक्कत है, तो ये पर्सन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो इस तरीके से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना चाहिए या फिर प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, एक कोर प्रिंसिपल के रूप में माना जाता है। मतलब कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस में अगर किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाना है या पर्सनली या फिर ग्रुप के गोल्स को अचीव करना है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन है मतलब कि सक्सेसफुल होने के लिए वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन को यहाँ पर कोर प्रिंसिपल के रूप में माना जाता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे वो ग्रुप में रहे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रहे, सभी के सभी जो है पूरे डिसिप्लिन में होने चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ है वो हेल्प करता है डेली बिजनेस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में स्मूथली तरीके से। तो स्मूथली अगर हमें सारे काम को कंप्लीट करना है, तो वहाँ पर जितने भी पर्सन हैं, एम्प्लॉयज़ है, उन सभी के पास में एक डिसिप्लिन का जो मैनर है वो सभी में होना चाहिए। और यही चीज़ जो है एक सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को या फिर गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है कि ऑर्डर या जो फ्लो चलता है ऑर्डरिंग का, वो किस तरीके से होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट दैट एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस। मतलब कि जो इस सिद्धांत के हिसाब से अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है, सभी एम्प्लॉय के ऊपर केवल एक बॉस होना चाहिए, जो उनको डायरेक्शन देगा, जो उन्हें बताएगा कि किस तरीके से काम को करना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि वही एक सिंगल पर्सन ही उसको ऑर्डर देगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी गलती होता है तो वो जो जिस पर्सन को दिया जाएगा वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो उसको रिपोर्ट किसको करना है वो उसको हमेशा पता रहेगा, क्योंकि जो पर्सन उसको ऑर्डर देगा वो हमेशा अपने काम को करने के बाद उसी पर्सन के पास जाएगा कि हाँ मेरा काम हो चुका है, उसी को जाकर रिपोर्ट करेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही है कि किसी एम्प्लॉयज़ के ऊपर केवल एक बॉस होना चाहिए। ये नहीं कि 3-4 पर्सन बॉस के रूप में आते हैं, कोई भी काम देके चला जाता है। अब वो जो एम्प्लॉय है वो सोचेगा मैं किसको जवाब दूँ, अगर मैंने काम को कर लिया है या नहीं किया, या बीच में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा
तो इस तरीके से यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू ये बताया जाता है कि एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस होना चाहिए, जिससे वो अपने काम के लिए हर एक तरीके से उसी पर्सन के पास जाएगा, कि चाहे उसका काम ही क्यों ना हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ही हो जाता है तो उसी के पास जाएगा वो। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि एक बॉस होना चाहिए जिसको वो अपने काम के द्वारा अगर हो जाता है तो उसको रिपोर्ट भी करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये पूरा है यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर। Next is unity of direction. The principle of unity of direction suggests that all employees working in an organization should have one common goal and motive toward which they should direct their efforts. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर, उन सभी का जो है एक कॉमन गोल होना चाहिए, एक पूरा मोटिव होना चाहिए कि उन्हें अपने किस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगाने हैं, किस तरीके से काम को करना है, एक गोल होना चाहिए सभी का। तो ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फ्योल सजेस्ट करते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप है, यहाँ पर इस इंटरेस्ट का मतलब ब्याज या फिर रुचि नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप का जो हित है, मतलब कि उनका जो अच्छा है किस तरीके से होगा, वो हमेशा व्यक्तिगत हित से, मतलब कि इंडिविजुअली अगर किसी पर्सन का देखा जाए तो उसका जो हित है उससे ऊपर होना चाहिए हमेशा ग्रुप का हित। मतलब कि ये नहीं सोचना कि किसी एक सिंगल पर्सन का अच्छा कैसे हो, वहाँ पर ये सोच के चलना है कि पूरे ग्रुप का अच्छा कैसे होगा, एक ग्रुप में जितने भी पर्सन हैं सभी का अच्छा किस तरीके से होगा, इस चीज़ को लेकर चलना है, ये फ्योल सजेस्ट करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर इसको दूसरे वर्ड में भी समझ सकते हैं कि जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो हमेशा इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उससे ऊपर होना चाहिए हमेशा। और इसी के साथ में जो पर्सनल और ग्रुप गोल अगर किसी भी टाइम में अलग हो जाते हैं, डिफर हो जाते हैं, मतलब कि जो पर्सनली जो गोल समझ के बैठते हैं पर्सन एम्प्लॉयज़, वो अगर अलग हो जाता है ग्रुप के गोल से, तो वहाँ पर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको वो एक साथ लेकर चले। मतलब कि वो ये देखे कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से करना, दोनों को एक जैसा कैसे सोच के रखना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर फ्योल का कहना है कि यहाँ पर जो गोल है या फिर जो हित है, जो अच्छा है, वो हमेशा ग्रुप का सोचना, ना कि किसी इंडिविजुअली पर्सन का। नेक्स्ट फिर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन प्लेज एन एक्सट्रीमली मेन रोल इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, जो उनको सैलरी मिलती है, जो उनको उनके काम के बदले में जो अमाउंट पे किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सैलरी है या फिर जो पारिश्रमिक मिलता है, उनको जो भी वेतन मिलता है, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग करने वाला एक मेन रोल बन जाता है एम्प्लॉयज़ को लेकर। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ कहीं पर भी कोई भी वर्क करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, अपनी सैलरी के लिए करते हैं, तभी वो वहाँ पर जाते हैं काम करने। तो ये उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला फैक्टर है। इस वजह से जो उनको सैलरी दी जाती है वो हमेशा फेयर होना चाहिए। हमेशा जिस तरीके से वो अपने एफर्ट्स लगाते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस होता है जॉब को लेकर, वो पूरा यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा जो उनका जो पारिश्रमिक है, उनकी जो सैलरी है, वो हमेशा प्रोवाइड होना चाहिए। मतलब कि फेयर होना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनसे काम तो बहुत ज़्यादा करवा लिया जाए लेकिन उनको जो सैलरी है वो उनके काम के अकॉर्डिंग ना दिया जाए। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, विच मीन्स संगठन के अंदर जो भी अधिकार होते हैं या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं वो हमेशा बिखरी हुई रहती है, केंद्रीकृत रहती है। तो यहाँ पर हेनरी फ्योल सजेस्ट करते हैं कि मैनेजमेंट का यह दायित्व बन जाता है या फिर मैनेजमेंट का ये काम है कि वो मेंटेन करेंगे एक बैलेंस किनके बीच में, डिवीजन ऑफ पावर और हायरार्की को लेकर। इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम है, जो मेंटेनिंग करने का काम है, वो मैनेजमेंट का होना चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल सजेस्ट करते हैं। Next is scalar chain. The principle of scalar chain suggests a clear chain of communication between employees and their superiors such that every employee is clear about his or her immediate senior. इस प्रिंसिपल के हिसाब से बताया गया कि जो स्केलर चैन है वो सजेस्ट करते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो सुपीरियर काम करने वाले हैं, उनके बीच में हमेशा कम्युनिकेशन मीन्स संचार का जो चैन जाता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं उनको हमेशा क्लियर रहेगा कि उनके ऊपर इमीडिएट सीनियर कौन है और उन्हें किसको रिपोर्ट करना है किसी भी काम के लिए। तो इसी के साथ में सजेस्ट किया जाता है कि जो चेन ऑफ कमांड है उनका हमेशा ही फॉलो करना चाहिए, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही काम को किया जाएगा। बट यहाँ पर कुछ केसेस हो जाते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हेनरी फ्योल सजेस्ट करते हैं या फिर उनका जो प्रिंसिपल है वो बताते हैं कि इस केस के अंडर जो गैंग प्लैंक है उसको फॉलो करना चाहिए। गैंग प्लैंक क्या होता है? ये एक ब्रिज बना के चलता है किनके बीच में, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाते हैं उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहाँ पर अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पर क्या है कि तुरंत डिसीजन लेने की रिक्वायर्ड रहती है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाती है कि तुरंत डिसीजन लिया जाए।
तो गैंग प्लैंक के अकॉर्डिंग बताया गया कि जब ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो वहाँ पर दो ऐसे सबॉर्डिनेट्स जो सेम लेवल पर वर्क करते हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स बातचीत कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं बिना किसी स्केलर चैन को फॉलो करते हुए। तो ये पूरा है हेनरी फ्योल सजेस्ट करते हैं जब स्केलर चैन के बारे में बात बताया जाता है। मतलब कि स्केलर चैन तो ये कहते हैं कि रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लेकिन यहीं पर कहते हैं कि हाँ, अगर उनको फॉलो करना चाहिए स्केलर चैन को, बट अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो वहाँ पर हमें गैंग प्लैंक को लेकर चलना चाहिए किसी भी संगठन के अंदर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मान लो जो डी है वो बात करना चाहते हैं जी से, तो स्केलर चैन तो ये बताएंगे कि जैसे जी है पहले एफ से बात करेगा, फिर वो एफ जो है वो ई से बात करेगा, हो सकता है कि ई ए से बात करे, ए बी से बात करे, बी सी से, और सी जो है वो डी से बात करे। तो यहाँ पे देखो डी और जी के बीच में कितने ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि डी और जी के बीच में देखो कितने पर्सन आ जाते हैं। हो सकता है कि कोई ज़रूरी बात हो तो इतना ज़्यादा टाइम लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, गैंग प्लैंक को फॉलो किया जाता है, जहाँ पर क्या है डी और जी जो है वो डायरेक्टली बात कर पाएंगे बिना किसी चीज़ को फॉलो करते हुए। तो ये है पूरा गैंग प्लैंक का रूल या फिर इस प्रिंसिपल का कहना। नेक्स्ट ऑर्डर मीन्स आदेश। This relate to maintain a proper and well-defined work order in the organization. ऑर्डर का मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब काम किया जाएगा, जितने भी वर्क किए जाएंगे वो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो काम है वो वन बाय वन जिस तरीके से उसको डिफाइन किया गया है पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन होना चाहिए और उसी के हिसाब से कंप्लीट करना चाहिए। पूरा जो मेंटेनिंग का काम है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जो वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर रहता है वो हमेशा सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चलता है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन रहते हैं या चीज़ें रहती है वो सारा पूरा अरेंजमेंट में सिस्टमैटिक तरीके से सारा वर्क करता है। इक्विटी मीन्स हिस्सेदारी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि संगठन के अंदर जितने भी लेवल्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जितने भी लेवल्स है उनके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं सभी के साथ में जो एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्क प्लेस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट का ये दायित्व बनता है या फिर मैनेजमेंट का ये काम है कि वो एक ऐसा वातावरण को क्रिएट करेंगे, वो एक ऐसा वर्क प्लेस लेकर चलेंगे जहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रहेगा, किसी के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके। एक ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो सभी के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। स्टेबिलिटी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं अगर उनको ये पता रहे, उनके माइंड में अगर जॉब को लेकर सिक्योरिटी रहेगा तो वो अपना पूरा बेस्ट दे सकेंगे काम में, मतलब कि पूरी हार्डवर्क करेंगे अगर उनको पता रहेगा कि हाँ इस जॉब पर हम हमेशा के लिए फिक्स है। लो रेट ऑफ लेबर टर्नओवर इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। लो रेट ऑफ लेबर का मतलब ये है कि एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर जिस भी तरीके से हिसाब लगाया जा सके उस समय के दौरान जो है कंपनी के अंदर कम से कम लेबर ने जॉब छोड़ के गए, तो पूरा लो रेट ऑफ लेबर कहलाता है, जहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि एक टाइम के अंदर कितने लेबर जॉब छोड़ के जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा ये रेशो ज़्यादा हो वो कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा लॉस में रहता है, और ये रेट जितना कम रहे वो कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ के माइंड में अगर ये रहेगा कि उनकी जो जॉब है, जॉब की सिक्योरिटी अगर वो फिक्स है, वो जॉब पर हमेशा के लिए है, मतलब हमेशा के लिए ये है, कहने का मतलब ये है कि एक लॉन्ग टाइम के लिए है, जब तक वो खुद से नहीं छोड़ना चाहते या किसी एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं छोड़ना चाहते, एक स्टेबिलिटी है उनके पास में जो लाइफ टाइम के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी उस जॉब को छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो उसी प्लेस पर रहकर अपने आप को प्रमोट करना चाहेंगे, प्रमोशन लेना चाहेंगे, लेकिन वो एक जॉब पे ही रहना चाहेंगे। तो लो रेट ऑफ लेबर जो है अगर इस कंडीशन में मिलता है तो वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला ही रहता है। तो इससे क्या है कि एक तरीके से इट रिजल्ट इन एक्सपीरियंस्ड वर्क फोर्स एंड सेविंग इन टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़। और इसी के साथ में ये भी बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से होता है कि हाँ एम्प्लॉयज़ जो है वो इस जॉब पे फिक्स रहेंगे, साथ ही वो जो लेबर का जो रेट है छोड़ने का वो कम से कम है, तो इससे एक ये फ़ायदा होगा कि इसका रिजल्ट ये आएगा कि वर्क फोर्स पे एक तो एक्सपीरियंस वाले पर्सन रहेंगे और साथ साथ ही पूरा सेविंग होगा कॉस्ट एंड टाइम। किसको लेकर, जब नए पर्सन को हायर किया जाता है या फिर उनको ट्रेन दिया जाता है नए एम्प्लॉयज़ को, तो इस चीज़ से जो समय की बर्बादी होती है या जो अमाउंट को लेकर जो बर्बादी होती है कॉस्ट को लेकर, वो इसकी ज़्यादा सेविंग हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेनिफिशियल रहता है कंपनी के लिए अगर वहाँ के एम्प्लॉयज़ बार बार जॉब छोड़ के नहीं जाते हैं तो। और जॉब छोड़ के कब नहीं जाएंगे, जब उनको पता रहेगा कि ये जॉब जो है हमारे लिए फिक्स है, हम यहीं पर अपनी पूरी हार्डवर्क करेंगे। इनिशिएटिव
मैनेजमेंट का यहाँ पर ये दायित्व बनता है कि वो क्या करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संगठन के अंदर उनके जो भी स्टाफ है उनकी पहल को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे कि ताकि वो बार बार अपने काम को और अच्छे तरीके से करे। दिस इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन देयर वर्क। इससे क्या होगा कि वो अपने काम को लेकर ज़्यादा ही रुचि लेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि उनका जो वर्क जॉब को लेकर जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो एक तरीके से बता रहे कि उनकी पहल ज़्यादा रखनी चाहिए और मैनेजमेंट को इसमें एक तरीके से मोटिवेट करने का काम करना चाहिए। उसके बाद में है स्पिरिट डे कॉर्प्स। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब कि एकता ही ताकत है या एकता में ही बल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो टीम वर्क है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर। क्योंकि ये जो काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब कि एकता वाला की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट का रहता है कि वो वर्क प्लेस पर या जॉब प्लेस पर एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे जहाँ पर इंडिविजुअली जितने भी पर्सन है वो वर्क करेंगे, एक साथ करेंगे और सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, ईच अदर को वो सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर लोग जो है सपोर्टिव रहेंगे और काम जो है ज़्यादा बेटर तरीके से किया जाएगा, क्योंकि एकता ही ताकत है, ऐसा इस प्रिंसिपल का कहना है। तो ये 14 प्रिंसिपल थे, वन बाय वन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया। और ये जो 14 प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी मैनेजिंग का काम किया जाता है और ये एक्सट्रीमली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्योंकि जितने भी फंक्शनिंग किए जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सभी में जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं 14 प्रिंसिपल्स। तो ये 14 प्रिंसिपल थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर किसी भी प्रिंसिपल्स को लेकर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे मैसेज के थ्रू, मीन्स रिप्लाई के थ्रू मैं आपको सॉल्व कर दूंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक ज़रूर से करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क रहती है। सो एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, लाइक ज़रूर से कर देना। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप साथ में पूछ भी सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स ऑफ फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल ने एक जनरल गाइडलाइंस को एक्सप्लेन किया इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब कि उनके जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं रियलिटी से ज़्यादा रिलेट करते हैं, मतलब कि वो एक्चुअल में रियलिटी में उसको यूज़ किया जाता है, मतलब कि वास्तविकता की बात करते हैं। उन्होंने जो एक जनरली जो गाइडलाइंस होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई किया जाता है गाइडलाइंस के तौर पर, उन्होंने वही सारी रियलिटी वाली बातों को प्रिंसिपल्स के तौर पर रखा है। उन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों को सिद्धांत कहा है। लेकिन वही बात करें अगर हम टेलर की, तो वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट और स्टडीज़ के ऊपर बात करते हैं। उनका कहना है कि हर एक काम के लिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, स्टडीज़ करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा कठोर हो जाता है। लेकिन अगर हम फ्यूल की बात करें तो उन्होंने एक गाइडलाइंस को, एक जो नॉर्मल चीज़ है जो बिल्कुल रियलिटी से रिलेट करते हैं, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और उन्हीं को फ्यूल के प्रिंसिपल कहा गया है। तो एक तरीके से ये इसकी अच्छाई है, मतलब कि मेरिट्स है जहाँ पर रियलिटी वाली गाइडलाइंस अप्लाई की जाती है और उसी को हम फ्यूल के प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो उनके जो प्रिंसिपल है उसको रियलिटी में भी यूज़ किया जाता है। फ्यूल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और जो फ्यूल के जो प्रिंसिपल है उसको हम हर एक जगह अप्लाई किया जाता है, मतलब यूनिवर्सली तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है हर एक जगह। उसको कहीं पे भी दे कैन बी इजिली अडॉप्टेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच एवर फॉर्म ऑफ और साइज दे आर। मतलब कि उसको हर एक जगह आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी जो संगठन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के रहे, किसी भी साइज़ के रहे, किसी भी टाइप्स के रहे, वहाँ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, हर एक जगह उसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम टेलर की बात करें तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हर एक जगह उसको अप्लाई नहीं किया जाता है, तो वो टेलर के डीमेरिट्स बन गए थे। बट यहाँ पर फ्यूल के ये मेरिट्स है, क्योंकि इसको हम सभी जगह जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन हिज प्रिंसिपल। मतलब कि फ्यूल के जो प्रिंसिपल है वहाँ पर बेसिकली जो यूनिटी ऑफ कमांड का जो रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ से जो है कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन से बचा जा सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो सुपीरियर और जो सुबॉर्डिनेट है उनका रिलेशनशिप जो है वो क्लियर होना चाहिए, उनके बीच में जो चाहे जो भी संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो हमेशा क्लियर रहना चाहिए। तो इस तरीके से फ्यूल जो है यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर ज़्यादा इसका जो रोल है उसके महत्व को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है कि फ्यूल बताते हैं कि जो किसी भी संगठन में जो हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट। टीम की जो सहयोग की जो भावना रहती है, इसके थ्रू हार्मोनियस रिलेशनशिप को बना के रखा जा सकता है संगठन में। तो उससे क्या होता है कि किसी भी कंपनी में या किसी भी वर्क प्लेस पर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग जो है अच्छी बनती है और एक टीम वाली भावना जो है वो आपस में बनी रहती है।
नेक्स्ट है कि जो फ्यूल का जो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी को लेकर, वहाँ पर क्या है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। वहाँ से एम्प्लॉयज़ के माइंड में ये रहता है कि ये हमारी जॉब फिक्स है, उससे वो ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ से क्या है, एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी वाली फीलिंग में रहते हैं और यहाँ से उनको एक अपनेपन वाली भावना आती है। तो यहाँ पर क्या है, एक फ़ायदा मिल जाता है लोगों जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो ये सारे हो गए मेरिट्स। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स के। तो फर्स्ट ये है कि जो फ्यूल प्रिंसिपल्स है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस। अगर हम साइंस वाले प्रिंसिपल की बात करें, ऐसे प्रिंसिपल जो साइंस के ऊपर बेस्ड रहते हैं, तो वो ज़्यादा परफेक्ट माने जाते हैं। लेकिन जो फ्यूल के प्रिंसिपल है वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लेकर आते हैं जो कि हर एक तरीके से गारंटी नहीं देते हैं कि अगर हम इन गाइडलाइंस को मानेंगे तो वो पूरी तरीके से सक्सेस देगी। तो ऐसा नहीं है। तो फ्यूल प्रिंसिपल जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक डीमेरिट्स बन जाती है। नेक्स्ट है कि फ्यूल प्रिंसिपल जो है वो हर एक जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वहाँ पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन जो फैक्ट्री लेवल के जो वर्कर्स है वहाँ पर जो फ्यूल के प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं किए जाते हैं, और ये सिर्फ फैक्ट्री सेटअप को एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से ये भी एक कमी बन जाती है। सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजमेंट को अच्छा बनाने के लिए और हर एक तरीके से उसके प्रिंसिपल को हम टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, बट फैक्ट्री लेवल पे नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी एक कमी बन गई। उसके बाद में फ्यूल ने सेंट्रलाइजेशन की बात करी थी कि वहाँ पर अथॉरिटी का विभाजन कर देना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि एक तरीके से जो टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है वहाँ पर जो काम करने वाले पर्सन है, एम्प्लॉयज़ है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, ओवर बर्डनिंग हो जाता है, जहाँ से कहीं ना कहीं जो है एफिशिएंसी की लैक हो जाती है, एफिशिएंसी की कमी हो जाती है। इट मे गिव राइज टू एन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और हो सकता है कि यहाँ से एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो राइज अप होने लगे, दिखने लग जाए या बढ़ने लग जाए। तो ये भी एक कमी बन जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट की, जस्ट लाइक टेलर फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम। जब हमने टेलर वाले प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, हमने वहाँ पर बात किया था कि जो टेलर है वो ऐसा मानते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ऐसा मानते हैं कि जो संगठन है वो बंद है, क्लोज सिस्टम है, जहाँ पर सिर्फ इंटरनल की बात करेंगे, जो बाहरी फैक्टर है, जो बाहरी वातावरण का जो फैक्टर्स है वो उनसे कोई भी मतलब नहीं है। तो सेम जो टेलर की डीमेरिट्स बनी थी वो यहाँ पर फ्यूल के भी प्रिंसिपल के डीमेरिट्स बन चुके हैं, क्योंकि फ्यूल के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक क्लोज सिस्टम माना जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। दे ट्रीट मैनेजमेंट एज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट को एक स्टैटिक, बिल्कुल स्थिर चीज़ मानते हैं, एक स्थिर कॉन्सेप्ट मानते हैं। तो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ये भी एक डीमेरिट्स बन जाता है। इट ऑल्सो इग्नोर द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ मोटिवेटर। जैसे कि हमने बात भी किया था कि फ्यूल जो है वो ऐसा कहते हैं कि इंडिविजुअली जो उनकी हित है उस पर कम ध्यान देना चाहिए और ग्रुप की जो हित है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, जो पर्सनल ग्रोथ है किसी पर्सन के, किसी एम्प्लॉय की, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक डीमेरिट्स बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ को ध्यान नहीं दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये कमी बन जाएगी। देयरफॉर इन हिज प्रिंसिपल ही ऑल्सो ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज मशीन। और टेलर की तरह सेम फ्यूल के प्रिंसिपल्स में भी ह्यूमन बींग्स को एज अ मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक डीमेरिट्स बन जाता है। सो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक है टेलर वर्सेस फ्यूल। यहाँ पर हम टेलर और फ्यूल के प्रिंसिपल के बीच में कंपैरिजन करेंगे। सो लेसन नंबर 2 में इस टॉपिक से आगे जितने भी टॉपिक है सभी को वी विल डिस्कस इन पार्ट 2 क्लास, और पार्ट 2 क्लास की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो then please do like and share and also subscribe our YouTube channel for more videos। और एक चीज़ और, ये जो PDF है जिसके थ्रू मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, अगर आपको ये चाहिए, ये डाउनलोड करना है, तो एक ऑप्शन तो ये भी है कि आप SOL के वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यही चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। तो आप स्टडी विद ड्रीम नाम से वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ग्रुप है वहाँ पर, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहीं पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। अदरवाइज ये जो PDF है ये भी SOL के वेबसाइट्स के थ्रू जो प्रोवाइड किया जाता है PDF, उसी से बनाया गया। तो आपकी मर्जी है, आपके पास ये ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।